नमस्कार दोस्तों। बाजार में आज थोड़ी सी गिरावट रही, लेकिन ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर सकता है। कैसे, ये डिस्कस करेंगे वीडियो में। सेकंड चीज, जो गोल्ड है उसके ऊपर क्या अपडेट आ रहे हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, और क्या गोल्ड के अंदर अभी शॉर्ट टर्म में रिकवरी देखने को मिलेगी या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तीसरी चीज, एक ऐसा पैटर्न भी डिस्कस करेंगे जो शेयर बाजार में दिख रहा है। और चौथी चीज की अर्निंग से पहले बाजार के अंदर वो स्टॉक क्यों चढ़ता है, और जैसे ही अर्निंग आती है बाजार में गिरावट क्यों आती है, ये भी डिस्कस करेंगे। सो काफी कुछ है इस वीडियो के अंदर जानने के लिए। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियो पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। और अभी भी देखा जा रहा है कि 78% लोग जो रोज वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, आपके लिए फ्री है। शुरू करते हैं वीडियो। आज की शुरुआत मार्केट के साथ करते हैं। अभी अगर हम देखेंगे बाजार बंद हो चुका है, और बाजार जब बंद हुआ है तो बाजार था ग्रीडी जोन के अंदर। कुछ टाइम पहले तक ये जो बाजार था हमारा एक्सट्रीम ग्रीडी जोन के अंदर जा चुका था। मार्केट के अंदर जो मूड है वो धीरे धीरे करते फिसलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही चीज है जो आपको बाजार में दिखी कि भाई जो निफ्टी है वो गिरा, स्मॉल कैप है वो गिरा, चाहे गोल्ड है वो गिरा, इवन आज तो आईएनआर भी गिरा। ओवरऑल आज आपको बाजार के अंदर एक मेजर गिरावट होती दिखी है। सबसे ज्यादा आईटी के अंदर मेजर सेल ऑफ आया है, क्योंकि यहां पे जो रेवेन्यूज हैं वो अनएक्सपेक्टेडली कम आ रहे हैं कंपनीज के। अगर हम टॉप गेनर की बात करें तो भारतीय, बॉश, एयरटेल जैसी कंपनियां गेनर में दिखी। लेकिन आज देखो गेनर्स की जो लिस्ट है उसमें ज्यादा गेन किसी भी स्टॉक ने नहीं करा है। लूजर्स की बात करें तो मेजर सेल ऑफ आपको काफी सारे स्टॉक्स में देखने को मिला, जैसे हीरो मोटरकॉर्प, सोलर एनर्जी, पावर ग्रिड, इन सारी कंपनीज में मेजर गिरावट दिखी। अगर हम देखें 52 वीक हाई किस कंपनी ने मारा, तो भारत पेट्रोलियम, एसबीआई और टाइटन, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी ने मारा। इसी के साथ साथ 52 वीक लो मार गया है ट्रेंट, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी एंड टाटा मोटर। यहां पे आया है मेजर सेल ऑफ। ये तो बात हो गई हमारी इंडियन मार्केट की। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स आपको नेगेटिव में दिखा, एसएमपी थोड़ा पॉजिटिव रहा, और नैस्डैक में भी थोड़ी सी ही पॉजिटिविटी दिखी। यूरोप की मार्केट के अंदर मेजर गिरावट दिख रही है, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी फॉल दिखी, एशियन मार्केट में भी हर जगह आपको लाल रंग देखने को मिल रहा है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो यहां पर भी एक गिरावट दिखी, गोल्ड में भी गिरावट है, और क्रूड ऑयल मतलब ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल दोनों के दोनों मेजर लेवल पे गिरे। और इन दोनों के पीछे सिंपल सा रीजन था कि जो डॉलर है ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा, जो डॉलर इंडेक्स है। रुपया में गिरावट है, और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो। तो कोई भी बहुत खुशहाली वाली जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में दिक्कत है, पूरी की पूरी दुनिया में दिक्कत है। पूरी की पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो आपको गिरते हुए दिखी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एज अ इन्वेस्टर क्या इंडियन मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड या इंडाइसेस में? और ये मैं कहने वाला हूं हाँ। अगर मैं सिंपली आपको निफ्टी 50 की बात करूं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 की, सॉरी, इस सिचुएशन में आपको एक बहुत प्यारी चीज दिख रही है। वो क्या है कि यहां से ऑल टाइम हाई से अभी भी ये 7.75% के आसपास डाउन दिख रहा है। एक और चीज जो यहां पे आपको नोट करनी है, अभी तक क्या हो रहा था, या तो जो स्मॉल कैप था वो अप ट्रेंड जाता था, या जो स्मॉल कैप है ये एक मेजर गिरावट के साथ 30% के आसपास गिर जाता था। लेकिन अब एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का सिंपल मतलब है कि एक ही चैनल के पास ये जो इंडेक्स है ये आता है और गिर जाता है। और यही चीज यहां पे हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि यहां पे इंडेक्स आता है, कंसोलिडेट कर रहा है, और इस वाले चैनल को फॉलो कर रहा है। जैसे हमने काफी बार डिस्कस करा है, शेयर बाजार के अंदर क्या होता है, अगर आप देखोगे 60% ऑफ द टाइम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बाजार है वो कंसोलिडेट करता है, मतलब एक ही पैटर्न में। अगर देखोगे 20% ऑफ द टाइम बाजार अप मूव में रहता है, इसको 25 भी कर सकते हो। 15% ऑफ द टाइम जो बाजार है वो हमारा थोड़ा सा गिरता रहता है और डाउनफॉल में दिखता है। इस वजह से अगर आप देखोगे बुल रैली काफी लंबी चल रही है, और जो डाउन साइड है वो थोड़ा कम है, लेकिन कंसोलिडेशन चलता रहता है। मतलब आपके सालों बीतेंगे लेकिन पैसा नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होता है? जब बुल मार्केट आती है तो जो पीई है, मतलब वैल्यूएशंस, वो हाई हो जाती है। डाउन मार्केट में पीई करेक्शन होता है, और जो कंसोलिडेशन होता है इसको कहते हैं टाइम करेक्शन। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में टाइम करेक्शन के अंदर ही मार्केट रहता है। अब मेन चीज ये है कि 60% केसेस में जहां पे टाइम करेक्शन है, पैसा नहीं बन रहा होता। तो इस सिचुएशन में हम कुछ पैटर्न्स हैं जो फॉलो करके थोड़े से जो रिटर्न्स हैं, अपना अल्फा है वो बढ़ा सकते हैं। वो एक सिंपल सा पैटर्न है जिसको हम कहते हैं चैनल ट्रेडिंग।
मतलब डाउन में एक आपने देखना है कि भाई सपोर्ट के पास हमें बाय करना है और रेजिस्टेंट के पास हमें सेल करना है। अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो ये चैनल जो है अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास हमें दिख रहा है। अब क्या मैंने खुद ये चीज़ प्रैक्टिकली शेयर करी है? यस, मैंने अपने मेंबर कम्युनिटी के ऊपर आज भी कुछ स्टॉक्स परचेज करे और परचेज करते ही मैंने वहां पे अपडेट किया था कि मैंने कौन से स्टॉक्स खरीदे। ऑब्वियसली मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, बट मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीज़ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे हमने करीब करीब 10 ट्रेड को हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, जहां पे 7 प्रॉफिटेबल रहे हैं और 3 लॉस मेकिंग रहे हैं। तो ऑब्वियसली 100% श्योरिटी किसी भी ट्रेड के अंदर नहीं होती। बहुत ही कम लोग होंगे जो क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं ट्रांसपेरेंटली बताएंगे, और वो मैं बताने की कोशिश करता हूं अपने मेंबर कम्युनिटी में। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी फीस है भी नहीं उसकी। अगर हम बात करें नेट वापस से अपने ट्रेड के ऊपर वापस आए तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप हो गया। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो आप निफ्टी 50 को क्या कर रहे हो? निफ्टी 50 में भी सेम ही चीज हुई थी। जब हमने लास्ट टाइम बात कही थी कि क्या ये 26 तो तोड़ गया, क्या ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर जाएगा, हमने एक डिस्कशन किया था जिसके चांसेस थे कि नहीं, शायद इन शॉर्ट टर्म नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही है एज ए इन्वेस्टर आपको समझना है, क्योंकि काफी सारे लोगों का SIP का टाइम आ रहा है। पहली चीज क्या है, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये चीज अभी आप फोकस में नहीं रख रहे, ये एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, यहां तक ये रेजिस्टेंट था, ये ब्रेकआउट हुआ, तो जो अगले 3 दिन हैं हमारे, अगर ये इस वाले जोन के ऊपर टिक गया, कौन सा वाला जोन है हमारा, 25,621 वाला, अगर 25,621 के आसपास या 25,600 के आसपास भी टिक गया तो हम ये मान सकते हैं कि ये वापस से एक अप ट्रेंड यहां से फॉलो कर सकता है या फिर ये वाली कंसोलिडेशन फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वापस से जो हमारा बाजार है इसमें एक मेजर गिरावट आएगी। इसको हमने कहा है रिवर्स, या फिर आप इसको डब्ल्यू कह सकते हो। ठीक है, अब डब्ल्यू कैसे काम करता है, ऐसे करके काम करता है, मतलब यहां से ये टूटेगा और इसके बाद वापस से नीचे जाता हुआ मिल सकता है। ये एक बहुत हाई चांस है, क्योंकि जो रिवर्स डब्ल्यू है, अगर 3 बार एक जगह पे कोई सपोर्ट टच हो गया है तो देयर इज अ हाई चांस कि अगली बार वो टूट जाए ब्रेकआउट के बाद, अगर ये दोबारा इस पे आता है। तो ये आपको याद रखना है कि 52 वीक ना टूटने पाए, और दूसरी चीज क्या है कि ये डब्ल्यू के पास ना है, अदरवाइज देयर इज अ हाई चांस। ये टेक्निकल जो हमने अभी डिस्कस किया, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। लेकिन नेट अभी 3 दिन एक मेजर चीज है जो बाजार में देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली यहां से ग्रीन डंडा आ जाए तो शेयर बाजार, इंडियन शेयर बाजार के लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर यहां से ग्रीन डंडा आ जाएगा तो हम ये मान सकते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है हमारा फॉलो होता हुआ दिख सकता है, मतलब इस वाले जोन में ये जो ट्रेड है हमारे लिए काम कर सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो अगेन हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि है 25,700 या 25,600 पे, और हमारा जो सेलिंग पॉइंट हो जाएगा ऑल टाइम हाई, जो कि है 26,200 से 300 के बीच में। तो यहाँ पर भी हमें जो नेट 2 से 3% के बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होती है। यहाँ पे प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा गिल्ट्स मिलते हैं कि हमें लगता है कि भाई यहाँ से बेच देते तो हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते, यहाँ पे नहीं खरीदते, थोड़ा नीचे खरीदते तो हमें लॉस कम होता है। ये भाई नॉर्मल चीज़ है, ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार हुई है। जैसे आज से कुछ टाइम पहले, महीने पहले, जब मैंने रेडिको खैतान खरीदा और उसके बाद वो रेडिको खैतान 11% अगले 3 से 4 दिन में बढ़ गया, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मेरे को रख लेना चाहिए था। क्यों, 11 के बाद भी वो 5% ऊपर गया, लेकिन हमने वहाँ पे एग्जिट करी थी अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगले ही कुछ दिन बाद रेडिको खैतान वहाँ से 7% गिर जाता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है चैनल ट्रेडिंग हम कर रहे हैं और चैनल ट्रेडिंग के हिसाब से वो ज़्यादा हाई था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई प्रॉपर पोजीशनिंग आपको लेनी है। सेकंड चीज़, सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट करना है। नेक्स्ट चीज़, लॉस मेकिंग ट्रेड है तो भाई पोजीशन कट करनी पड़ेगी। पांचवी चीज़, फंडामेंटली स्ट्रांग ही स्टॉक्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक्स में आरे गहरे स्टॉक्स में करोगे तो हो सकता है आप मेजरली फंस जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टॉक सडनली 20% गिर गया तो आप यहाँ पे या तो 20% का लॉस कर सकते हो या फिर उसको होल्ड कर सकते हो अगर फंडामेंटल स्टॉक अच्छा है, ताकि वो फ्यूचर में जब रिकवर करे तो आपके जो रिटर्न है वो बन जाए, आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। सो जब भी आप ये चीज़ करो तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करो, और ये स्ट्रैटेजीज हम अपने मेंबरशिप में शेयर करते रहते हैं या फिर मैं अपने चैनल पे भी शेयर करता रहता हूँ, आप वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन ये रिस्की होता है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो अब तो लोगों ने बात करनी बंद कर दी। जो लोग कह रहे थे एक टाइम पे कि गोल्ड में मज़ा आ जाएगा, लोग तो गोल्ड नहीं हो गया, क्या हो गया कि भाई इक्विटी के से ज़्यादा ही हो जाएगा, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं हो रहा। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा भी डर है आपको
आपको। तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद की पोजीशन होल्ड करी हुई है, सो मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मेरी पोजीशन है। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, एक और चीज़ नोट करो। जब यहाँ पर पहली बार बाजार गिरा था, कितना गिरा था? करीब करीब 10% के आसपास। तो इसको रिकवरी करने में कुछ टाइम लगा था। कितना टाइम लगा था? देखो, नवंबर 24 को यहाँ पे बाजार में गिरावट आई थी और वापस सेम प्राइस अचीव करने में इसको करीब करीब टाइम लग गया था। ये जब आया था 2025 मंडे 27 जनवरी आया था। मतलब करीब करीब 2 से 3 महीने लगे थे इसको रिकवर करके वापस से रैली देने में। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार एक चीज़ समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आंख बंद करके आपको लेनी चाहिए। लास्ट टाइम ये फैब 2022 में इसने टच किया था $2023 पर आउंस के आसपास। उसके बाद इसमें गिरावट आई। कितनी गिरावट आई? 21% की गिरावट आई। और उसके बाद वापस से इस प्राइस को टच करने में इसे अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लग गया था फरवरी 2024 तक, मतलब 2 साल तक ये जो गोल्ड था अपने प्राइस तक वापस नहीं आया है। और ये मैं वो टाइम कह रहा हूँ जो बेस्ट टाइम है। अगर इसके बाद भी आपने प्रॉफिट बनाया है, अगर आपने इसके ऑल टाइम हाई पे खरीदा है और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉफिटेबल होना था, तो पता कितना टाइम लगा था? फैब 2024 के बाद ये एक्चुअली प्रॉफिटेबल हुआ। मतलब इतने टाइम में इस वाले जोन के अंदर कोई भी प्रॉफिट्स आपके नहीं बने हैं। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। इवन अगर मैं इससे पहला चला जाऊँ ना, सेम ऑल टाइम हाई जब इसने हिट किया था, तो भाई वो 2020 का टाइम था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो रैली आई, वो रैली आई करीब करीब 81% के आसपास की। एंड अगेन वापस से यहाँ पे गिरावट आई है। और इवन आप एक चीज़ और नोट करोगे, जब यहाँ पर भी एक बार गेन्स आए थे तो यहाँ पर भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। कितने महीने किया था? अप्रैल से लेकर के अगस्त तक कंसोलिडेशन में ही हमारी जो मार्केट थी वो रह गई थी। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, सिल्वर तो और भी ज़्यादा मुश्किल में फंसा देता है कई बार इन्वेस्टर्स को। आप देखो क्या होता है कि जब ये गिरावट आई, और देखो सिल्वर के अंदर ऐसा नहीं है, अभी भी देखोगे सिल्वर में एक मेजर सेलर बैठा हुआ है, कोई जो दबा करके बेच रहा है। इसलिए सिल्वर में हो तो थोड़ा सा संभल करके खेलना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। देखो सिल्वर में भी सेम ही चीज़ हुई। सिल्वर में भी जब ये नहीं चला तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलता है। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि भाई मैं बहुत ही जल्दी पैसा बना करके निकल जाऊंगा, तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो आप, क्योंकि हो सकता है अगले 1 साल में ये सिर्फ कंसोलिडेट करता हुआ दिखे। मतलब अगर आपने ऊपर लिया है तो 0 रिटर्न्स के आसपास भी हो सकता है। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये सिचुएशन आज या पास्ट में आई है, क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटी है और कमोडिटी को हिलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत है, या कहीं पे वॉर हो जाए तब ये गोल्ड एकदम से बाइंग करेगा। लेकिन अगर गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें स्टेबल रहती हैं, तो दिक्कत आ जाएगी। आप बोल सकते हो कि यार सडनली ऐसा कैसे हो सकता है? एक चीज़ याद रखो, एक होता है प्राइस इन होना चीज़ों का। प्राइस इन होना क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। काफ़ी प्यारी चीज़ है, काफ़ी आसानी से समझाऊंगा, काफ़ी आसानी से समझ भी पाओगे। जब भी सडन बाइंग आती है तो क्या होता है? जब सबसे पहले सडन बाइंग आती है तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कैपेबल नहीं होता, प्रोडक्शन को कम किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जितना कम होगा प्रोडक्शन, प्राइस उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जब बाइंग आती है सडन तो प्रोडक्शन लो होता है और वहाँ पे डिमांड हमारी बढ़ जाती है, तो सडन प्राइस राइज होता है। उसके बाद जो डिमांड होती है, जो सप्लायर होता है, वो कहता है चलो भाई प्रोडक्शन बढ़ा दो। ठीक है, गोल्ड के अंदर तो ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ा दो। जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो डिमांड फुलफिल होनी शुरू होती है। तो और इसको हम कहते हैं प्राइस इन होना। प्राइस इन मतलब जो डिमांड है अब वो आने वाली है, इसलिए सप्लाई बढ़ाने की कोशिश है, तो भाई प्राइस इन हो गई हैं चीज़ें। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करो, चाहे आप कमोडिटी की बात करो, ये दोनों की दोनों सिचुएशन में सेम तरीके से काम करता है। तो अगर आप गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टेड हो या किसी भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो जो रिसेंट रैली के बाद थोड़ा करेक्ट कर चुका है, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे और अच्छी एसेट हैं आपके पास और गिरावट है, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज़, बाजार इस समय पे ऑल टाइम हाई टच करके नीचे जा रहा है। अगले 3 दिन में अगर बाजार नहीं उठता तो देयर इज अ हाई चांस कि निफ्टी के अंदर एक और मेजर करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की जो मैंने रिसेंटली नोट करी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी के अंदर। वो क्या है
कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं स्टॉक्स के तब वो गिर जाता है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, कौन इसके पीछे है, किसका हाथ है, लेकिन आप भी कई बार ये नोट करना कि जब भी रिजल्ट आने वाला होता है, मतलब सपोज करो आज होम फर्स्ट का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ और इसी के बेसिस के ऊपर मैं चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये, सिर्फ कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर सपोज करो आज एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, हाइपोथेटिकली बजाज फाइनेंस का मान लेते हैं, आज बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में वो स्टॉक ऊपर जाएगा। जो मैंने नोट किया है वो मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताना सही है गलत है या मेरी सिर्फ परसेप्शन हो सकती है, बट जो मुझे दिख रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि वो रिजल्ट आने से 2 दिन पहले तक ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, रैली दिखाता है। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आता है लोग ये कहते हैं कि यार अब ये प्राइस चलना चाहिए क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया, ईयर ऑन ईयर लेवल में 25%, हाइपोथेटिकली 25% के गेंस दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट में इंप्रूव हो गया है। अब काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होके खरीदने जाते हैं, लेकिन उसी दिन वो जो स्टॉक है धड़ाम से 2-3% के आसपास गिर जाता है। अब ये सिचुएशन काफ़ी बार हो रही है, तो इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकते हैं जो मैंने एनालाइज करे। आप अपने बताना आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट्स हैं ये पहली चीज़ किसी ना किसी को पता चलते हैं 2-3 दिन पहले, जिस वजह से वो खरीद करके होल्ड करता है, और जब बायर आते हैं अच्छे रिजल्ट को देखने के बाद तो उन्हीं रिटेल इन्वेस्टर को चिपका करके निकल जाता है। ये ऑपरेटर हो सकता है, कोई और हो सकता है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, जस्ट अ थीसिस है जो मुझे लगता है। सेकेंड चीज़ मुझे ये लगता है कि चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन कर दी जाती है। हम जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमें ये लगता है कि कोई चीज़ होगी तब हम जाकर ही खरीदेंगे। जैसे जब बाजार गिर रहा था तो लोग कहते थे यार बाजार रिकवर करेगा तो मैं जाके खरीदूंगा, लेकिन बाजार रिकवर कर गया, अब धीरे धीरे जो अर्निंग है वो ठीक आ रही है, तो ये होते हुए दिख सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर कभी भी रिजल्ट आए, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, उससे 2-3 दिन पहले अगर हम वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ पे थोड़ी अच्छी रिकवरी आए। अगर रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, कंपनी अच्छी है, तो उसके बाद अगले दिन ही सेल ऑफ आ सकता है। एक और मेजर इशू यहाँ पे ये आ जाता है कि कई बार जब कंपनी रिजल्ट लेकर के आती है ना तो उसके बाद डिविडेंड इशू कर देती है कि भाई नए डिविडेंड आए हैं। अब डिविडेंड क्या होता है, वो अर्निंग के पार्ट होता है, कंपनी कह रही शुक्रिया। अब जब डिविडेंड निकल जाता है ना तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कम हो गया, क्योंकि जो आपने पैसा कमाया वो बांट दिया लोगों में। अब बांट दिया तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड किसे मिलता है, सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है कंपनी के ओनर को, जिसके पास सबसे ज़्यादा इक्विटी है, तो वो अपना स्टॉक को डाइल्यूट करे बिना भी पैसा कमा लेता है। इसीलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट कंपनीज में हर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करती है, उनके स्टॉक प्राइस ही नहीं चल रहे होते, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो वर्किंग कैपिटल ही नहीं छोड़ती स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन नेट अगर डिविडेंड वाली कंपनी है, डिविडेंड दे रही है, तो भी स्टॉक प्राइस में करेक्शन आता है। ये बार मेरे पास क्वेश्चन भी था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में कवर कर लिया जाए। अब अगर हम बात करें इसी थीसिस के ऊपर थोड़ा सा आगे जाने के, ड्रिल डाउन करने के, अगेन कहीं नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट मेरे दिमाग की उपज है। ये क्या करते हैं कि जब स्टॉक के अंदर सेल करते हैं अगले दिन रिजल्ट आने के बाद, उसके कुछ टाइम के बाद ये कंपनी को वापस से ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि जब सेल अमाउंट आता है तो बंदे ने क्या करा, सेल किया, रिटेल इन्वेस्टर घुसे, 5-7% का करेक्शन, रिटेल इन्वेस्टर ने एग्जिट किया, वापस से ही बाय करके ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, कितना सही है कितना नहीं, इसके पीछे कोई डेटा नहीं है, डेटा ढूंढना पड़ेगा, और डेटा अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मिलेगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। अब एक और चीज़ जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, वो है आईटी कंपनी के रिजल्ट्स। अगर हम आईटी कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में कुछ भी खास नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा म्यूटेड से दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कंज्यूमर के आ रहे हैं, जैसे ब्लू स्टार का रिसेंट आई थिंक रिजल्ट आ गया है, मारुति का रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा आया, जिस वजह से स्टॉक बढ़ा। मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा है, 6% के आसपास कल अब आपको देखने को मिल रहा था। तो कंपनी कंज्यूमर, एनबीएफसी और फाइनेंस वाली कंपनी, बैंकिंग वाली कंपनीज के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आ रहे हैं। आईटी के रिजल्ट्स आज भी काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड हैं। अदरवाइज अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकल में भी ऐसे अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा, वो एनबीएफसी और कंज्यूमर है। सो अगर आपने इन्वेस्ट नहीं करा है तो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अभी गिरावट आ रही है बाजार में, निफ्टी अगर 2-3 दिन में गिर जाता है तो हो सकता है बाजार में दोबारा से एक मेजर गिरावट आए और वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो कैश पोजीशन अच्छी है, काफ़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो चुकी है इन्वेस्टर्स की या फिर ट्रेडर की, आप बोल सकते हो। तो लोग इस समय पर थोड़े से कंफ्यूज हैं, और जहां अपॉर्चुनिटी मिले अच्छी कंपनीज में हमें लेनी चाहिए। यही अपॉर्चुनिटीज होंगी जब मार्केट वापस रिकवर करेगी तो हमें अच्छे बेनिफिट बनाते हुए दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।